Hello, my dear students. Welcome back to my channel Scholarly Minds and I hope that you all are doing great. So इस वीडियो के अंदर MEG 17 यानी कि जो आपका अमेरिकन ड्रामा वाला पेपर है ना, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद आंसर्स मैं आपको बताने वाली हूँ. बट उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको MEG 17 के जो चैप्टर वाइज नोट्स या फिर उसके गेस्ट पेपर को परचेज़ करना है तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है 7065720747. इस नंबर पे आप मेरी टीम को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके MEG 17 हो या फिर 19 दोनों में से किसी का भी गेस्ट पेपर या फिर उनके चैप्टर वाइज नोट्स को परचेज़ कर सकते हैं. ठीक है. नाउ गाइस लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ रियलिज्म एंड एब्सर्डिस्ट एलिमेंट्स ऑन द प्ले हु इज़ अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ. तो ये जो प्ले है हु इज़ अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ उसके अंदर हमें रियलिज्म और एब्सर्डिस्ट जो एलिमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं उनके बारे में आपको बताना है. तो आप शुरुआत करेंगे रियलिज़म से कि रियलिज़म के कौन से एलिमेंट्स हमने देखे. रियलिज़म मतलब लुक लाइक रियल लाइफ. सो कहानी जो है एक नॉर्मल प्लेस में हो रही है. ठीक है, कुछ भी ऐसा हम कह सकते हैं कि मैग्निफिशिएंट नहीं है, कुछ भी ऐसा डिफरेंट नहीं है. तो कहानी पूरी की पूरी जो स्टोरी है वो होती है एक नॉर्मल प्लेस के अंदर जॉर्ज एंड मार्था के लिविंग रूम में लेट एट नाइट आफ्टर अ पार्टी. They are middle-aged married couple and their guests Nick and Honey are younger. These people we might know in real life. तो ये इस तरीके से लगते हैं जैसे कि हम रियल में इनको जानते हों. दूसरा जो कैरेक्टर्स हैं वो रियलिस्टिक हैं. सो द कैरेक्टर्स आर्ग्यू एंड टॉक लाइक रियल पीपल. देयर फाइट्स फील रियल. उनकी जो फाइट्स हैं वो हमें रियल लगती हैं. दे आर फुल ऑफ इमोशंस. उनमें जेलसी एंगर और सैडनेस हमें देखने के लिए मिलता है. एंड वी ऑल्सो सी डीप फीलिंग्स. सो वी सी वॉट द कैरेक्टर्स आर फीलिंग डीप इन साइड. जो कैरेक्टर्स डीपली क्या फील कर रहे हैं वो हम फील कर पाते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे हमने पहले इसमें रियलिज्म बता दिया. रियलिज्म का मतलब क्या होता है लुक्स लाइक रियल लाइफ. ठीक है, जिसमें हमें नॉर्मल पीपल देखने के लिए मिल रहे हैं, वो रियलिस्टिकली बात कर रहे हैं, वो फाइट कर रहे हैं एंड उनकी जो फीलिंग्स हैं वो डीप हैं, वो हर्ट इनसिक्योर और लोनली हैं जैसे कि रियल में भी पीपल होते हैं. एब्सर्डिज्म क्या होता है. एब्सर्डिज्म का मतलब होता है कि क्या आपको उसमें ऐसा स्ट्रेंज या फिर आपको उसमें क्या चीज़ कंफ्यूजिंग लगती है. ठीक है, तो हमें कुछ उसमें फेक स्टोरीज देखने के लिए मिलती हैं. जॉर्ज एंड मार्था प्रिटेंड दे हैव अ सन बट ही इज़ नॉट रियल. दे टॉक अबाउट हिम एज इफ़ ही एग्जिस्ट. तो ये जो फेक कहानी है वो हमें उसके अंदर एक एब्सर्डिस्ट एलिमेंट देखने के लिए मिल रहा है. एंड दिस शोज दे आर ट्राइंग टू हाइड फ्रॉम द ट्रूथ. तो वो सच को छुपाने की, सच से छुपने की कोशिश करते हैं एंड वो वियर्ड गेम्स को खेल रहे हैं. सो दे प्ले मीन एंड स्ट्रेंज गेम्स लाइक हम्प द होस्टेस एंड गेट द गेस्ट जैसे जो गेम्स हैं उन्हें वो खेल रहे हैं. एंड दीज गेम्स शो अनहैप्पी एंड डिसकनेक्टेड. उसके अलावा कुछ वर्ड्स का यूज़ किया जाता है हर्ट करने के लिए. तो इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू हेल्प ईच अदर दे यूज़ वर्ड्स टू फाइट एंड हर्ट. तो एक दूसरे से झगड़ा करना, उन्हें हर्ट करने का वो ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं. द वे दे टॉक स्टार्ट टू फील कन्फ्यूजिंग एंड क्रूअल. सो जैसे वो बातें करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग एंड क्रूअल हमें लगता है. एंड एट द एंड दे एडमिट द सन इज़ नॉट रियल. तो फाइनली एक इल्यूजन का एंड हो जाता है और इट इज़ वेरी सैड मोमेंट बट ऑल्सो ऑनेस्ट मोमेंट बिकॉज सच यही होता है. एंड दे फाइनली स्टॉप प्रिटेंडिंग एंड फेस द ट्रूथ. तो ये जो प्ले है पूरा का पूरा हमसे लाइफ के बड़े बड़े सवाल पूछता है. द प्ले आस्क डीप क्वेश्चंस लाइक वाई डू वी एग्जिस्ट, वॉट मेक्स लाइफ मीनिंगफुल. हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं, हमारी लाइफ को मीनिंगफुल क्या बनाता है. द कैरेक्टर्स फील लॉस्ट एंड अलोन. कॉमन फीलिंग्स इन द एब्सर्डिस्ट प्लेज में हमें ये ऐसी फीलिंग्स देखने के लिए मिलती हैं. एंड इन द फाइनल आप बताएंगे दैट जो प्ले है इट लुक्स रियल एट फर्स्ट
In the play, we see real problems and real people. But as the play goes on, the things become strange and sad. And this mix shows how people use lies and games to avoid painful truth. तो पेनफुल जो सच है, ठीक है, उसको अवॉइड करने के लिए लोग कैसे झूठ का सहारा लेते हैं, बिकॉज जो सच है वो इतना पेनफुल है कि उनका कोई बेटा नहीं है, तो इस वजह से वो प्रिटेंड करते हैं लाइक दे हैव अ सन. एंड इन द एंड फेसिंग द ट्रूथ इज़ हार्ड बट नेसेसरी. तो ये चीज़ हम यहाँ से सीख सकते हैं कि एट लास्ट आपको सच का सामना करना पड़ेगा. सच को फेस करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है, बट साथ ही साथ वो हमारे लिए गाइज नेसेसरी इम्पॉर्टेंट भी होता है. ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. डिस्कस मॉडर्निज्म विद रेफरेंस टू टी.एस. इलियट आ फैमिली रीयूनियन. तो यहाँ पे हमें जो टी.एस. इलियट का प्ले है द फैमिली रीयूनियन, इसको पूरा डिस्कस करना है. एंड हम बताएंगे कि ये मॉडर्निस्ट ड्रामा का एक बहुत ही बड़ा ग्रेट एग्जाम्पल कैसे है, द फैमिली रीयूनियन. सो हम क्या देखते हैं कि जो प्ले है उसके अंदर हमें मॉडर्निस्ट आइडियाज़ देखने के लिए मिलते हैं. मॉडर्निस्ट आइडियाज़ में आपका क्या आता है? कन्फ्यूजन ऑफ आइडेंटिटी, लोनलीनेस, लॉस ऑफ ओल्ड वैल्यूज़, ये सब हमें प्ले में देखने के लिए मिलता है. एंड अ डीप लुक इनटू द इनर माइंड ऑफ द कैरेक्टर. और हम क्या करते हैं इस प्ले में, जो कैरेक्टर है उसके माइंड को डीपली हम समझ पाते हैं. सो इलियट ऑल्सो मिक्सेस ओल्ड ग्रीक ट्रेजेडी एंड मॉडर्न इशूज़, मेकिंग द प्ले यूनिक एंड मीनिंगफुल. तो प्ले के अंदर हमें ओल्ड ग्रीक ट्रेजेडी और मॉडर्न इशूज़ के साथ साथ जो प्ले है वो हमें यूनिक और मीनिंगफुल देखने के लिए मिलता है. मतलब ओल्ड और मॉडर्न दोनों का एक मिक्स है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मॉडर्निस्ट फीचर्स इन द प्ले. सो पहला जो फीचर है उसमें हमें क्या देखने के लिए मिल रहे हैं? ब्रोकन थॉट्स देखने के लिए मिल रहे हैं. बेसिकली जो मेन कैरेक्टर है हैरी इज़ इन ट्रबल एंड ही इज़ स्ट्रगलिंग विद पेनफुल मेमोरीज एंड कांट सी थिंग्स क्लियरली. सो हेनरी यहाँ पे कंफ्यूज्ड है, उसका जो माइंड है वो फ्रेगमेंटेड है. दिस shows how modernism focuses on the inner personal experience rather than the outside event. तो मॉडर्निज्म के अंदर व्यक्ति के जो पर्सनल जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उन पे फोकस किया जाता है. इसके बाद जो फैमिली है उनके यहाँ पे ट्रेडिशनल वैल्यूज़ का लॉस हो चुका है. सो द फैमिली इन द प्ले सीम्स प्रॉपर ऑन द आउटसाइड बट इनसाइड दे आर कोल्ड एंड ब्रोकन. तो अंदर से वो लोग टूटे हुए बिखरे हुए हैं. इलियट शोज हाउ दी ओल्ड आइडियाज़ ऑफ फैमिली, रिस्पेक्ट एंड ड्यूटी आर फॉलिंग अपार्ट. तो जो ओल्ड आइडियाज़ थे वो बिखरने लगे हैं. एंड अ कॉमन, जो कि ये मॉडर्निस्ट राइटिंग की एक कॉमन थीम है. इलियट यूजेस पार्ट्स ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी लाइक द कोरस एंड एक्सप्लोर्स बिग आइडियाज़, गिल्ट, फेट एंड फॉरगिवनेस जैसे जो आइडियाज़ हैं वो उन्हें एक्सप्लोर करते हैं. दिस मेक्स द प्ले फील डीप एंड सीरियस इवन दो द स्टोरी इज़ मॉडर्न. तो भले ही कहानी मॉडर्न है बट प्ले में हमें ग्रीक ट्रेजेडी का इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिलता है. एंड द लैंग्वेज इज़ पोइटिक, सो द प्ले इज़ नॉट रिटन लाइक अ नॉर्मल कन्वर्जेशन. इलियट जो हैं वो पोइट्री, सिम्बल्स, स्ट्रॉन्ग इमेजेस का यूज़ करते हैं. एंड दिस पोइटिक स्टाइल इज़ वेरी मॉडर्निस्ट एंड इट हेल्प एक्सप्लोर व्हाट द कैरेक्टर फील्स इनसाइड. तो हमें पोइट्री देखने के लिए मिल रही है जिसमें पोइट्री के माध्यम से डीप इमोशंस और थॉट्स को एक्सप्लोर किया गया है. एंड जो हैरी है वो एक अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे है. सो जो हैरी है वो लाइफ को अंडरस्टैंड करना चाहता है एंड ही वॉन्ट टू फाइंड पीस. एंड दिस इज़ अ वेरी मॉडर्निस्ट आइडिया. तो हैरी यहाँ पे पीस को पाना चाहता है. एंड पीपल सर्चिंग फॉर मीनिंग इन अ वर्ल्ड दैट ऑफन फील्स कन्फ्यूजिंग एंड एम्प्टी. तो यहाँ पे जो लोग मीनिंग की तलाश में हैं, तो वो यहाँ पे हैरी भी उन्हीं की तरह है. जब हम स्पिरिचुअल जर्नी पे जाते हैं तो वो भी एक मॉडर्निस्ट आइडिया के अंदर आता है.
हैरी एंड अदर जो कैरेक्टर्स हैं वो अलोन और डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं, वो ट्रूली एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे पूरा जो इलियड का रोल है, तो एज अ मॉडर्निस्ट ड्रामा वो हम क्या देखते हैं कि वो वापस से पोइट्रिक ड्रामा लेकर आए, मतलब पोइट्री का उन्होंने ड्रामा में यूज़ करा है। ठीक है, तो विद द फैमिली reunion and murder in the cathedral, Eliot helped bring poetry back to theatre. He shows that plays could be both poetic and modern. And वो इनर माइंड को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है, जो भी थॉट्स एंड इमोशंस हैं कैरेक्टर्स के, और एंशियंट ट्रेजेडी और मॉडर्न प्रॉब्लम्स को उन्होंने यहाँ पे ब्लेंड किया हुआ है। So this mix of past and present is a strong feature of modernist art. Characters in the play act based on deep feelings. तो हमारे प्ले में जो भी कैरेक्टर्स हैं वो कैसे एक्ट करते हैं, अपनी डीप फीलिंग्स के बेस पे एक्ट करते हैं, है ना। Eliot shows how the unconscious mind affects people actions, another modernist theme. तो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में भी वो बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये भी मॉडर्न थीम है। एंड द प्ले लीव्स मैनी क्वेश्चंस, तो कुछ सवाल उठाता है प्ले, उसकी सिंपल एंडिंग नहीं है, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ उसकी एंडिंग नहीं है। तो वी सी एम्बिगिटी इन द प्ले, लाइक नो क्लियर आंसर्स, and this uncertainty reflect how modernist works often show the complex and unclear nature of life. इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में अमेरिकन पोइटिक ड्रामा का इन द अर्ली 20th सेंचुरी एक क्रिटिकल अकाउंट प्रस्तुत करना है। सो एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी अमेरिकन ड्रामा स्टार्टेड टू ग्रो एंड डेवलप इन न्यू वेज। तो 20वीं सदी की शुरुआत से ही नए तरीके से डेवलप होने लग गया था। एंड इन द ईयर 1920 was especially important as this period is called the American drama comes of age by Kenneth McGowan. During this time, American playwrights began creating works that could stand alongside the best plays from around the world. तो वर्ल्ड के अराउंड जो भी उस टाइम पे प्लेज लिखे जा रहे थे, अमेरिका में भी वैसे प्लेज लिखे जाने लगे। एंड वन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ ड्रामा ड्यूरिंग दिस टाइम वॉज पोइटिक ड्रामा। ठीक है, तो एक जो हम देखते हैं वो क्या था, आपका पोइटिक ड्रामा था। प्लेराइट्स लाइक विलियम वैगन मूडी एंड पर्सी मैकाई रोट प्लेज विद ब्यूटीफुल पोइटिक लैंग्वेज का यूज़ करके लिखा जा रहा था। आप कुछ एग्जाम्पल्स बताएंगे। मूडी का प्ले द ग्रेट डिवाइड, मैकी का प्ले द कैंटरबरी पिलग्रिम, सैफो एंड फ्योन एंड जीन डी आर्क वर वेल नोन पोइटिक ड्रामा। तो पोइटिक ड्रामाज लिखे जा रहे थे एंड दीज प्लेज यूज एलिवेटेड लिरिकल लैंग्वेज एंड ऑफन फोकस्ड ऑन बिग आइडियाज़। तो ये सारे प्लेस का जो फोकस होता था वो बड़े बड़े आइडियाज़ पे होता था। ठीक है, एंड दिस स्टाइल वॉज डिफरेंट फ्रॉम वॉट अमेरिकन ऑडियंस वुड सून प्रेफर। सो अराउंड द सेम टाइम अ न्यू स्टाइल डेवलप हुआ जिसे हम रियलिज्म कहते हैं। एंड रियलिज्म का एम था टू शो लाइफ एग्जैक्टली एज इट इज़, विद द ऑर्डिनरी पीपल के बारे में रियलिज्म में लिखा जाता है। रियल प्रॉब्लम्स जो हैं वो रियलिज्म में दिखाई जाती हैं। एंड जो लैंग्वेज होती है वो सिंपल एंड नेचुरल होती है। सेटिंग एवरीडे लाइफ की सेटिंग होती है, कुछ भी ग्रैंड और पोइटिक उसमें हम नहीं देखते रियलिज्म में। एंड दिस चेंज वॉज इन्फ्लुएंस बाई द यूरोपियन प्ले राइट्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो यूरोपियन प्ले राइट्स थे उन्होंने अमेरिकन प्ले राइट्स को इन्फ्लुएंस किया था। ठीक है, और अमेरिका में भी फिर रियलिस्टिक स्टाइल जो है वो लिखा जाने लगा। बाद में जो दूसरे प्ले राइट्स थे आर्थर मिलर एंड टेनेस विलियम्स, उन्होंने ये रियलिस्टिक ट्रेडिशन को कंटिन्यू रखा था। ठीक है, तो रियलिज्म वाले जो प्ले होते थे यहाँ पे डील किया जाता था रियल लाइफ प्रॉब्लम से, जैसे कि फैमिली, आइडेंटिटी, सोशल इश्यूज़ की प्रॉब्लम्स यहाँ पे उठाई जाती थी। एंड इन एडिशन ऑगस्ट विल्सन एंड अफ्रीकन अमेरिकन प्ले राइट ब्रॉड द एक्सपीरियंस ऑफ ब्लैक अमेरिकन्स। तो ब्लैक अमेरिकन्स के बारे में भी फिर हम देखते हैं कि रियलिस्टिक ड्रामा में लिखा जाने लगा, जिसमें हमें रेस और आइडेंटिटी के थीम देखने के लिए मिलते हैं। एंड फाइनली इन शॉर्ट आप बताएंगे दैट द अर्ली 20th सेंचुरी अमेरिकन पोइटिक ड्रामा was important for its poetic language and use of myth, but it was soon replaced by the realism. तो शुरुआत में लैंग्वेज पोइटिक है, मिथ्स वगैरह उसमें यूज़ किए जा रहे हैं, बट बड़ी जल्दी ही उसको रियलिज्म ने रिप्लेस कर दिया था। रियलिज्म में एवरीडे लाइफ, रियल पीपल, सोशल प्रॉब्लम्स जो हैं वो दिखाई जाने लगी थी।
ठीक है, रियलिज्म की वजह से अमेरिकन ड्रामा ग्रो करता है और भी ज़्यादा पॉपुलर और मेच्योर बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके मतलब जो भी डाउट्स वगैरह होंगे वो सब हमारे नोट्स से क्लियर हो जाएंगे। सो इफ़ यू वांट टू बाय MEG 17 चैप्टर वाइज नोट्स, ठीक है, चैप्टर वाइज नोट्स में आपको सारे चैप्टर्स नहीं मिलेंगे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाता है ना। तो हम नोट्स के अंदर क्या करते हैं, केवल और केवल जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इम्पॉर्टेंट यूनिट्स, नॉवेल्स हैं, उनको हमारे नोट्स में इंक्लूड करते हैं, जिससे कि आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सके, आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। सो इफ़ यू वांट टू बाय द नोट्स ऑफ MEG 17, okay, so you can contact my team on the number given in the description.